हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो MEG 7 के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो भी क्वेश्चंस आपके दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बच्चों, MEG 7 जो है इसके अंदर हम लोग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो भी टॉपिक्स आपके रिपीटेड हैं वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये मेरा MEG 7 की वीडियो का जो पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। बाकी MEG के कोर्सेज़ की जो भी वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। सो गाइज़, यहाँ पर आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए, बिकॉज इसके बाद जो है आप लोग सारे के सारे जो आपके स्टोरीज़ हैं जिनको पूरा पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वो बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, जो क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट हुआ है। मैंने दिसंबर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो देखे हैं, तो उसके अंदर मैंने देखा कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। सो यहाँ पर ये जो प्ले है, ठीक है, तारा नाम का आपका एक प्ले है जो कि महेश दत्तानी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब ये जो तारा नाम का प्ले है, आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसे ये जो प्ले है एक टेल है, एक कहानी है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी लोग जो हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड फील करेंगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि दो बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है तारा, ठीक है, बच्ची होती है तारा, और एक उसका भाई होता है चंदन। ओके, सो ये दोनों जो होते हैं दे आर को जॉइंट ट्विंस। को जॉइंट का मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। फिर इनकी सर्जरी होती है। देन कहानी में आगे क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर कैसे ये जो कहानी है वो हमें इस चीज़ से अवगत करवाएगी कि भारत में पहले किस प्रकार से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था। सो महेश दत्तानी का जो प्ले है इट डील्स विद द थीम ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसकी थीम से ये प्ले डील करता है। द प्रेजेंट पेपर सीक्स टू डिस्कस एंड एनालाइज हाउ दत्तानी हैज रिप्रेजेंटेड द इशू ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन इन द प्ले। इस प्ले के अंदर हमें पता लगेगा कि किस प्रकार से भारत के अंदर जो वुमेन हुआ करती थी, जो फीमेल्स होती थी पहले, उनको मार्जिनलाइज किया जाता था, यानी वो हाशिए पर रहा करती थी। थ्रू द मूविंग स्टोरी ऑफ को जॉइंट ट्विंस तारा एंड चंदन, द प्ले हाईलाइट्स हाउ अ बॉय चाइल्ड इज प्रेफर्ड टू अ गर्ल चाइल्ड इन एन इंडियन फैमिली। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एक बॉय चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है टू अ गर्ल चाइल्ड इन एन इंडियन फैमिली। सो इन द प्ले भारती, द मदर ऑफ तारा, स्पॉइल्स लाइफ ऑफ हर डॉटर एंड लेटर सफर्स फ्रॉम गिल्ट ड्यू टू हर इनह्यूमेन एक्ट। तो यहाँ पर देयर इज अ फीमेल जिसका नाम है भारती, जो कि अपनी बेटी तारा की लाइफ को पूरा का पूरा स्पॉइल कर देती है। बाद में जो भारती है उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है बिकॉज जो एक्ट उसने किया है। सो हर गिल्ट leads her to insanity and creates problems in family also. So the play also touches on the issue of gender based division of labor and how this division creates barriers in the way of creativity and talent for both genders. तो यहाँ पर आपको ये लाइन ध्यान से पढ़नी है। देखिए कि ये जो प्ले है ये टच करता है, किस चीज को टच करता है, जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है, कि मतलब फीमेल्स को कुछ स्पेसिफिक काम दिए जाते थे और मेल्स को कुछ स्पेसिफिक काम दिए जाते थे। चाहे मेल्स वो काम करना चाहें या ना करना चाहें, उनको वो काम करना पड़ता था। ऐसे ही वुमेन्स को भी करना पड़ता था। तो इंडिया में किस प्रकार से जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर था, ठीक है, वो यहाँ पर हमें इस प्ले में देखने के लिए मिलेगा। और किस प्रकार से ये जो प्ले है ये हमें दर्शाएगा कि ये कैसे बैरियर्स, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो इंसान की क्रिएटिविटी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी क्रिएटिविटी को कैसे हिंडर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रीवियसली हम इंडिया की बात करें, इंडिया के इतिहास की, तो हम क्या देखते हैं कि जो मेल्स हैं उन्हें घर में कुछ भी वो काम नहीं करते थे एंड फीमेल्स बाहर काम किया करती थी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा मेल हो जिसे घर का काम करना अच्छा लगता हो,
तो यहाँ पर उसकी जो क्रिएटिविटी और जो उसका टैलेंट था, उसमें यहाँ पर एक बैरियर हमें देखने के लिए मिलता है. So let's come to the play. Both Tara and Chandan are differently abled, but she has to face double marginalization to being a girl. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो दोनों डिफरेंटली एबल्ड थे, ठीक है, पर यहाँ पर उसको डबल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी उस लड़की को. सो दत्तानी ऑल्सो एक्सपोसिव इनसेंसिटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. इस प्ले के अंदर हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो पहले के टाइम पर जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते थे उनको ट्रीट करते थे. और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो डॉक्टर ठक्कार हैं उन्होंने किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया. So Tara centers on the emotional separation that grows between two co-joined twins following the discovery that their physical separation was manipulated by their mother and grandfather to favor the boy over the girl. तो यहाँ पर क्या होता है कि जब तारा और चंदन को पता लगता है कि कैसे यहाँ पर जो उनकी सर्जरी हुई थी वहाँ पर एक मैनिपुलेशन हुआ है उसकी मदर और ग्रैंडफादर के द्वारा, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है. तारा अ फीस्टी गर्ल हु isn't given the opportunities given to her brother, although she may be smarter, eventually wasted away and dies. तारा इतनी स्मार्ट थी पर फिर भी उसका ये सब चीज़ वेस्ट हो गया और वो मर जाती है. चंदन इसी वजह से लंदन भाग जाता है और अपना नाम चंदन से सिर्फ डैन कर लेता है एंड अटैम्प्ट करता है जो उसके अंदर गिल्ट है अपनी बहन की डेथ का, ठीक है, उस चीज़ को लेकर उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है. सो नाउ बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कहानी में क्या होता है जिसकी वजह से चंदन को इतना ज़्यादा गिल्ट है ना, और उसकी मॉम ने और उसके ग्रैंडफादर ने क्या किया था, ऐसा ऐसा क्या फेवर किया था चंदन को. लेट्स डिस्कस इट. सो नाउ स्टूडेंट्स, जो दत्तानी है वो यहाँ पर डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बाइनरीज ऑफ जेंडर मैन एंड वुमेन के बीच में. सो इन दिस बाइनरी मैन इज सुपीरियर टू वुमेन. यहाँ पर जो दत्तानी है वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो मैन है वो वुमेन से सुपीरियर होते थे. ही चैलेंजेस दिस नोशन एंड सीम टू क्लेम दैट नेचुरली मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर पार्ट्स ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्धनारीश्वर इन इंडियन माइथोलॉजी ऑल्सो सपोर्ट्स दिस व्यू. तो यहाँ पर जो इंडियन मैथोलॉजी का एक ये होता है अर्धनारीश्वर की जो मेल और फीमेल होते हैं वो एक ही होते हैं, वो वाली ये लोग बात करते हैं. सो दिस मेक्स जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अननेचुरल. तो हम क्यों उनके साथ जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज क्यों हम लोग लेकर आते हैं. तो तारा और चंदन को जॉइंट ट्विंस होते हैं, ठीक है. दे आर टू साइड्स ऑफ सेल्फ, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन. इट मीन्स फॉर ह्यूमैनिटी मैन एंड वुमेन आर इक्वल. वो दोनों अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर वो राइटर कहते हैं कि इसका मतलब है कि मैन और वुमेन जो है वो इक्वल होते हैं. सो इन द प्ले द अनएथिकल सर्जरी. तो यहाँ पर ये जो प्ले है इसके अंदर एक अनएथिकल सर्जरी होती है जिसके अंदर फेमिनाइन में से मस्कुलिन को निकाला जाता है. सो द फेवर ऑफ चंदन रिप्रेजेंट हायर स्टेटस ऑफ मैन देन वुमेन, तारा एप्टली रिमार्क्स. तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब सर्जरी होती है, ठीक है, जब सर्जरी होती है तो वहां पर एक लेग होता है जो कि तारा से जुड़ा हुआ होता है. उस लेग की जो ब्लड सप्लाई है वो तारा से जुड़ी हुई होती है. लेकिन जो तारा की मदर होती हैं वो डॉक्टर से कहती हैं कि वो जो लेग है वो तारा का लेग चंदन को दे दो बिकॉज चंदन बॉय है. और तारा जो है वो अपाहिज रह जाती है, उसको एक नकली का लेग लगा दिया जाता है जबकि बेसिकली वो लेग तारा का ही होता है ना, और जो चंदन है वो अपाहिज होता. तो यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि किस प्रकार से चंदन को फेवर किया गया सर्जरी के टाइम पर. तो यहाँ पर तारा कुछ कहती है चंदन से, एंड मी मे बी वी आर स्टिल maybe we still are like we have always been inseparable the way we started in life. तो तारा कहती है कि जिस प्रकार से हमने लाइफ शुरू की थी क्या पता अभी हम वैसे ही होते. टू लाइव्स इन वन बॉडी इन वन कंफर्टेबल वोम. जब वो अपनी माँ के पेट में थे दे आर टू लाइव्स इन वन बॉडी टिल वी वर फोर्स्ड आउट एंड सेपरेटेड, पर अब हमें फोर्स करके अलग कर दिया गया. सो दत्तानी सीज तारा एज अ प्ले अबाउट द जेंडर्ड सेल्फ एंड सीम्स टू कन्वे दैट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अल्टीमेटली ब्रिंग डिजास्टर टू ह्यूमैनिटी. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो तारा का लेग होता है बेचारी का वो चंदन को दे दिया जाता है सर्जरी के दौरान. तो यहाँ पर ये क्या है, इट इज़ अ डिजास्टर टू ह्यूमैनिटी, की कोई ऐसा कैसे कर सकता है ना. सो बोथ जेंडर फेस ट्रबल्स ड्यू टू जेंडर बाय अ डिसीजन ऑफ पटेल फैमिली. द प्ले शोज हाउ पेट्रियार्की इज परवेजिव, मल्टी लेयर्ड एंड डीपली रूटेड इन सोशल स्ट्रक्चर. तो ये प्ले हमें बताता है कि जो पितृसत्ता है वो किस तरह से हमारे समाज के अंदर मल्टी लेयर्स में घुसी हुई है.
सो नाउ इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हमें पता ही नहीं चलता और हम पितृसत्ता को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो प्रेफरेंस ऑफ अ बॉय चाइल्ड इज नॉट ओनली ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स एज मैनी बिलीव। यहाँ पे बॉय को केवल इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से ही नहीं क्या बोलते हैं प्रेफरेंस दिया जाता, और भी फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपके रिलीजियस सोशल आते हैं, ठीक है, जो कि इस प्रेफरेंस को बढ़ावा देते हैं। सो इन द प्ले तारा पटेल, इन द प्ले तारा पटेल फैमिली इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली साउंड। उनके पास बहुत पैसा होता है। द फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू प्रोवाइड लव एंड केयर एंड सपोर्ट टू इट्स मेंबर। तारा इज नॉट एन इकोनॉमिक बर्डन ऑन द फैमिली। तो यहाँ पर तारा अपनी फैमिली पर किसी प्रकार का बर्डन नहीं थी, बट स्टिल जो फैमिली है उसने क्या दिखाया, सर्जरी के दौरान चंदन की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस रखा, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ये हुआ बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की। So male and female are assigned different roles and they are supposed to perform these roles during their day-to-day life. So their roles supposed to be performed by male are considered important. तो जो चंदन है वो राइटर बनना चाहता था, पर उसके फादर उसको राइटर भी नहीं बनने देते, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ हिज रोल्स मेल इज अकॉर्डेड हायर स्टेटस देन फीमेल। So in Tara, Dattani touches this issue when Patel asks Chandan to support him इन बिजनेस। तो यहाँ पर जो पटेल हैं चंदन के फादर, वो चंदन से कहते हैं कि बेटा तुम मुझे मेरे बिजनेस में सपोर्ट करो, और तारा से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो तारा है वो डोमेस्टिक स्पेयर्स में रहेगी। तो यहाँ पर हमें सेक्स बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है, जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का क्या है, रूट कॉज है। तो इन द प्ले दत्तानी ट्राइज टू डीकंस्ट्रक्ट दिस सेपरेशन ऑफ रोल्स थ्रू कैरेक्टर ऑफ तारा। तो यहाँ पर चंदन कहता है आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, आई माइट स्टे बैक इन द केव एंड डू माई जिक्सॉ पजल। तो चंदन जो है उसको फेमिनाइन काम अच्छे लगते हैं, तो चंदन वुड प्रेफर टू बी अ राइटर, वाइल इट इज तारा जो कि ज्यादा इंक्लाइंड है अपने करियर में अपने फादर की तरह वो काम करना चाहती है। तो यहाँ पर पटेल अपनी वाइफ से एंग्री होकर कहता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने इसको सिस्सी टीचिंग हिम टू निट। सो यहाँ पर वो उसको अक्यूज करते हैं कि ये जो बच्चा है ये एक तरीके का सिस्सी है। So this division of labor affects not only female but male also. It puts burden on male and limits his interest in talent. So अब यहाँ पर एक और चीज है कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है वहां पर जो वुमेन होती है, वुमेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन परपेचुएटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। विमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने में हमेशा वुमेन का ही हाथ होता है। सो इन द प्ले भारती, भारती इज अ वुमेन, शी फेवर्स द मेल चाइल्ड ड्यूरिंग सर्जरी। उसने ज्यादा बढ़ावा दिया। सो इट प्रूव्स इन पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर द वैल्यू बायस टुवर्ड्स मेल आर डीपली इंटरनलाइज इवन बाय फीमेल साइक थ्रू social conditioning. So in patriarchy a woman becomes a tool against other women in a vicious cycle. तो यहाँ पर ये जो पेट्रियार्की का सर्कल होता है, एक वुमेन ही दूसरे वुमेन को फंसाती है। So after failure of surgery, Bharti is full of guilt now. She has spoiled life of her daughter and she tries to overcome this guilt. अब भारती एकदम गिल्ट में जी रही थी, इसकी वजह से वो क्या करती है, तारा को एक्सेसिव लव एंड केयर देती है। बट वन डे तारा को पता लग जाता है कि किस प्रकार से उसकी माँ ने ये सब किया। देन शी ऑल्सो फेल्ट वेरी सैड, उसको बुरा फील होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो तारा है वो मर ही जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस प्ले में पूरी की पूरी कंडीशन देखी कि किस प्रकार से जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे इंडिया में था। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। सो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी वो सारे के सारे आपके पेपर में जरूर आएंगे। सो नाउ लेट्स कमेंट अपॉन द रोल ऑफ बाखा इन मुल्क राज आनंद नॉवल अनटचेबल। तो यहाँ पर जो हमारे मुल्क राज आनंद है उनकी एक नॉवल है जिसका नाम है अनटचेबल, ठीक है। अनटचेबल का मतलब हिंदी में होता है अछूत, यानी कि जिसको छुआ नहीं जाता। तो ये सो कॉल्ड इंडिया में अनटचेबल्स कहे जाने वाले लोगों से रिलेटेड ये कहानी है। So Mulk Raj Anand has been described a novelist with deep social commitment. In Untouchable, he chiefly dealt with ghastly evil of untouchability. तो यहाँ पर वो अनटचेबिलिटी जो एक कुप्रथा थी उससे डील करते हैं, और यहाँ पे बताते हैं कि कैसे जो हिंदू सोसाइटी है प्री पार्टीशन एरा से पहले कैसे वहाँ पर कास्ट जो था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था, इंडियन कम्युनिटीज को सेंचुरी से डोमिनेट करता आया है। तो जो अनटचेबल जो स्टोरी है बच्चों, वो जो डे टू डे लाइफ की हैपनिंग्स होती हैं, देयर वाज अ स्वीपर बॉय। सो
जो बाका है ही वॉज अ स्वीपर बॉय हु हैज बीन एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ अ हीरो इन द नॉवल। तो यहाँ पर हमें जो बाका है वो हमारी इस नॉवल का एक प्रकार के हीरो के जैसा है। सो इन क्रिएटिंग अ स्वीपर बॉय एज अ प्रोटैगनिस्ट, बाका द सेंट्रल कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस टू अस ऑन अ वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द नॉवल। तो बाका जो है वो है इस नॉवल का सेंट्रल कैरेक्टर। तो ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ यंग मैन ऑफ 18, स्ट्रॉन्ग एंड एबल्ड बॉडी। तो ही इज अ यंग मैन, 18 साल का है वो, और अपनी जो उसकी जॉब है, ही यूज टू क्लीन पब्लिक टॉयलेट, ठीक है, प्रॉम्प्टली एंड सेटिस्फैक्टरी वो ये काम करता था। एंड इज फादर जो थे ही वॉज जिम्मेदार, जिसको हम चीफ, वो लोग चीफ कहते हैं। सो जितने भी स्वीपर्स थे उनके चीफ थे उसके फादर। एंड इज ऑफिशियली इन चार्ज ऑफ 3 rows ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स विच लाइन इन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द कॉलोनी। तो कॉलोनी के एक्सट्रीम एंड में जो टॉयलेट्स थे वहां पर ये लोग सफाई करते थे। ऑल्दो जो उसका जॉब है इट वॉज वेरी डर्टी बट ही ऑलवेज रिमेन्स नीट एंड क्लीन। तो जो बाका है वो हमेशा साफ सुथरा रहा करता था। एंड ही डज नॉट लेट इवन हिज स्लीव्स बिकम सॉइल्ड इन द प्रोसेस। कभी भी उसके जो मतलब कपड़े वगैरह होते थे वो गीले नहीं होते थे वहां पे सफाई करते हुए कमोड्स की। सो हिज लेबरियस वर्क रिजल्ट इन डेवलपिंग अ फाइन फिजिक। अब उसका जो काम था वो काफी लेबरियस था, जिसकी वजह से उसकी जो फिजिक थी, बॉडी थी, वो काफी अच्छी थी। ही हिज मस्कुलर फिगर गिव्स अ वंडरफुल होलनेस टू हिज बॉडी एंड इम्पार्ट्स अ नोबिलिटी टू हिम विच इज कॉन्ट्रास्ट टू फिल्दी प्रोफेशन। तो यहाँ पर उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ऑपोजिट थी उसके प्रोफेशन से, एंड टू सब ह्यूमन स्टेटस टू विच ही इज बॉर्न। तो बाका अपीयर्स एज अ विक्टिम। अब यहाँ पर जो बाका है वो हमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो बाका इज अ विक्टिम। बाका एक तरह का विक्टिम है सोशल इनजस्टिस का। समाज में जो अन्याय हो रहा है, समाज में जो अन्याय हो रहा है, बाका उसका विक्टिम है। ही मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड अटेंड टू हिज वर्क ऑफ क्लीनिंग द पब्लिक टॉयलेट्स। तो बाका जो है वो सुबह जल्दी उठता है, पब्लिक टॉयलेट्स को क्लीन करता है। ही स्लीप्स इन अ कॉर्नर ऑफ हिज फादर्स वन रूम्ड मड हाउस। अपने फादर के 1 रूम के मड हाउस में वो सोता है। हिज फादर लखा शाउट्स एट हिम इफ ही इज लेट इन गेटिंग अप फ्रॉम हिज बेड विच इज बाय नो मीन्स वार्म एंड कंफर्टेबल। तो यहाँ पर जो बाका है उसके पिताजी उस पर चिल्लाते हैं वेन एवर वो जल्दी नहीं उठता। then Baka does not get a moment's rest and is frequently abused by his father, who is very proud of being addressed as Jamadar by the Indian sepoys. उसके फादर जो है एज अ जमादार बहुत अच्छा फील करते थे, बट बाका ऐसा फील नहीं करता था। इफ बाका गोज टू प्ले विद अदर बॉयज हिज फादर कॉल्स हिम बैक इन द मिडल ऑफ द गेम एंड ऑर्डर्स हिम टू अटेंड टू द टॉयलेट्स। तो वहां पर उसके पिताजी उससे साफ करवाते थे। सो बाका हैज अ डिजायर टू लुक लाइक अ साहिब। अब यहाँ पर जो बाका है उसकी एक बड़ी इच्छा होती है दैट ही वांटेड टू लुक लाइक अ साहिब टू क्रिएट हिज ओन वर्ल्ड मॉडल आफ्टर दैट ऑफ द इंग्लिश। सो और लेकिन यहाँ पर जो बाका है वो अपनी पोजीशन को नहीं भूलता, भले ही वो साहिब की तरह बनना चाहता है। So the flesh and blood character of Baka is epitomized in the fact that Anand has taken care of caricature Baka at times, especially in his fanciful efforts to imitate the ways of Sahibs, so much so that his friends call him Chota and Ramcharan nickname him Pipali Sahib. तो जो बाका है, ठीक है, जो बाका है वो साहिब्स की तरह एक्ट बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, इमिटेट करता है, एक्टिंग करता है, उनकी तरह इमिटेट करता है साहिब्स को। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं बाका को उसको क्या बुलाते हैं, पिलपली साहिब बुलाया करते थे। ओके, सो बाका जो है वो स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पर एक और है मुल्कराज आनंद की, होगी मुझे नहीं पता किसकी स्टोरी है, कुली, जिसमें मुन्नो भी होता है सेंट्रल कैरेक्टर। तो बाका जो है उस मुन्नो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही बोल्डली फेसेस हिज फेट एंड इज ऑल्सो मेच्योर सिग्निफिकेंटली टू एनालाइज क्रिटिकली एनी सिचुएशन विद विच ही इज कन्फ्रंटेड। तो यहाँ पर जो बाका है उसमें ज़्यादा दिमाग है, वो एनालाइज कर लेता है सिचुएशंस को। तो यहाँ पर जो बाका की जो फ्यूरी है वो कब आती है, it is evident in Baka's fury about his father's unjustified abuses and his revolt against the hypocritical society which erupts over and again. तो यहाँ पर जो बाका है वो थोड़ा सा रिवॉल्टी नेचर का है। जो भी उसके फादर उसको अब्यूज करते थे वो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता था, अपने फादर के अगेंस्ट रहता था। तो बाका इज अ रियल इंडिविजुअल, लवेबल, समटाइम्स ग्रैंड, समटाइम्स वीक एंड थ्रोली इंडियन। तो यहाँ पर क्योंकि हमें बाका का पूरा कैरेक्टर स्केच देना था तो हमने पूरा उसी के बारे में दे रखा है। देन वी कैन रिकॉग्नाइज हिज ब्रॉड इंटेलिजेंट फेस, ग्रेसफुल टॉर्सो। हम उसको दूर से ही पहचान सकते हैं, वो बाकियों से बहुत ही अलग था। अब यहाँ पर अगर आपको देखने हैं उसके बेसिक फीचर्स तो आपको इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ताकि मैंने थोड़ा सा समराइज कर दिया है।
दैट क्या क्या उसके फीचर्स थे। फर्स्ट इज दैट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट, ही इज़ वेरी फिजिकली स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही वर्क लेबोरियस वर्क वो करता था, दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही इज़ अ विक्टिम ऑफ सोशल जस्टिस। तो समाज में जो भी ऑप्रेसिव सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था, उसका वो विक्टिम था एंड ही हैज़ अ डिज़ायर टू चेंज, और वो अपने आप को बदलना चाहता था एज ही वॉन्ट टू लुक लाइक अ साहिब, लाइक अ ब्रिटिशर्स। एंड वो रिबेलियस था बट ही इज़ हेल्पलेस, ठीक है, रिबेलियस था लेकिन क्या था, हेल्पलेस था। नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन इन विच वी हैव टू डिस्कस गांधी जीज हिंद स्वराज एज अ पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट। तो गांधी जी की जो हिंद स्वराज नाम की किताब है बच्चों, हमें उसके बारे में बताना है। तो गांधीज हिंद स्वराज 1909 इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इन पोस्ट कॉलोनियल थिंकिंग बिकॉज इट क्रिटिक्स ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड वेस्टर्न आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस। तो यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, क्रिटिक दे रखा है उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का, और जो वेस्टर्न आइडियाज हैं उनकी क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो सबसे पहले हिंद स्वराज जो है, इट इज़ लाइक अ क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कॉलोनियलिज्म क्या होता है, ब्रिटिशर्स का जो रूल है। तो गांधी जो है वो आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं ब्रिटिश रूल की इंडिया में। ही आर्ग्यूज दैट ब्रिटिश नॉट ओनली एक्सप्लॉइट इंडिया रिसोर्सेज बट ऑल्सो डैमेज इट्स कल्चर एंड वैल्यूज। तो वो कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने केवल इंडिया के रिसोर्सेज को ही खराब नहीं किया है, बल्कि हमारे जो कल्चर्स हैं, हमारे जो वैल्यू हैं, उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया है। तो दिस इज अ कॉमन थीम इन पोस्ट कॉलोनियल थॉट विच लुक्स हाउ कॉलोनियलिज्म हार्म्स आइडेंटिटी एंड कल्चर ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। तो ये दिखाता है कि कैसे जो लोग गुलाम हैं उनका कल्चर और जो उनकी आइडेंटिटी है उसको हार्म पहुंचाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस किताब के द्वारा जो महात्मा गांधी हैं वो वेस्टर्न मॉडर्निटी को भी क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, वेस्टर्न आइडियाज़ को चैलेंज कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता था, वो फोकस करता था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो वेल्थ और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करती है, जबकि मॉरल और स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसको वो लोग नहीं जीते, ठीक है। जबकि गांधी जी हैं वो ज़्यादा फोकस करते थे सिंप्लिसिटी पे, सेल्फ सफिशियंसी पे और नॉन वायलेंस पे। सो दिस चैलेंज टू वेस्टर्न वैल्यूज इज अ की पार्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। नाउ ये है उनका स्वराज का, जो गांधी जी स्वराज की मांग करते रहते थे, सेल्फ रूल की मांग करते थे। तो गांधी का जो सेल्फ रूल है वो इस बुक का भी सेंट्रल आइडिया है। तो यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो ही एडवोकेट्स फॉर इंडिया टू बिकम इंडिपेंडेंट, नॉट जस्ट पॉलिटिकली बट कल्चरली, इमोशनली, सोशली। तो यहाँ पर ही एनकरेज पीपल टू लिव सिंपल सफिशिएंट लाइफ। तो यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो लोगों से कहते हैं कि लोगों को सिंपल और सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जीनी चाहिए, और लोगों को फोकस करना चाहिए लोकल कम्युनिटीज़ पर, सेल्फ रूल की वो बात करते थे। फिर गांधी जी प्रमोट करते थे कल्चरल नेशनलिज्म को। यहाँ पर वो कहते थे, इंडियंस को एनकरेज करते थे कि वो रिकनेक्ट करें, उनके जो इंडियंस के जो अपने ट्रेडिशंस हैं उनके साथ इंडियंस क्या करें, रिकनेक्ट करें और रिजेक्ट करें कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश, और जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके कल्चरल इन्फ्लुएंस को क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। सो दिस इज सिमिलर टू पोस्ट कॉलोनियल एफर्ट्स टू रिकवर एंड सेलिब्रेट इंडिजीनियस कल्चर्स दैट वी वर सप्रेस्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। देन वो नॉन वायलेंस एंड रेजिस्टेंस की बात भी करते हैं। सो गांधी जी का जो आइडिया था नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा का, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, इज अनदर पोस्ट कॉलोनियल फीचर। फिर आता है रिजेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। तो महात्मा गांधी जो इकोनॉमिक तौर पर कॉलोनियल्स ने हमें एक्सप्लॉइट किया था इंडिया की इकोनॉमी को, उसकी भी बात करते हैं कि कैसे जो बाहर के जो लोग थे वो अपने गुड्स को हमें बेचा करते थे, और हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, फिर उसी से माल बना के उल्टा हमें ही आके महंगे दामों पर बेच देते थे। तो किस प्रकार से उन लोगों ने हमारा इकोनॉमिकली जो है हम लोगों का शोषण किया था, ये बात भी गांधी जी करते हैं। तो आप लोग कंक्लूजन में बता देंगे कि जो हिंद स्वराज है वो एक पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट है, बिकॉज वो क्रिटिसाइज करता है कॉलोनियलिज्म को, रिजेक्ट करता है वेस्टर्न आइडियाज को, ठीक है, और कॉल करता है फॉर रिटर्न टू सेल्फ सफिशिएंसी। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाना चाहिए था, आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए, और हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें मॉरल, कल्चरल और स्पिरिचुअल रिन्यूअल चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट पीडीएफ, आप लोग यहाँ पर दी गई वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं गूगल पे, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। और MEG 7 के बाकी के भी वीडियोस मेरे पास अवेलेबल हैं, तो आप लोग चाहें तो उन्हें भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।